तो अब ये जो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अब इसी के बीच में आसपास एक ऐसी जगह होती है, ये कुछ होता है, और ये पीला पीला भी कुछ होता है, और इस बैंगनी सी जगह के आसपास ये भी पीला पीला कुछ होता है। तो ये होता क्या है? अल्टीमेटली सारा बात है, ये होता क्या है? जो बैंगनी से कलर का मैंने बनाया है समझाने के लिए, कलर तो बैंगनी नहीं होता होगा, इसको बोलते हैं हम लोग कैरोटिड साइनस। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब ये जो पीला पीला है, ये क्या है? पीला पीला ये हमारा है कैरोटिड बॉडीज। कैरोटिड बॉडीज पीला पीला जो है, इसलिए पीले रंग से बनाया मैंने। ठीक है। ऐसे ही आर्च ऑफ एओर्टा पे भी ऐसी चीज होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं, ये पीला पीला जो है इसको बोलते हैं हम लोग एओर्टिक बॉडीज, क्योंकि एओर्टा के ऊपर है, या एओर्टिक बॉडी। ठीक है। और इसी के एओ ये रंग ही नहीं चेंज हुआ। ठीक है। इसी में एओर्टा में ही, आर्च ऑफ एओर्टा में ही ऐसे अंदर के तरफ कुछ चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एओर्टिक, मतलब आर्च में ही क्या रिसेप्टर्स होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बैरो रिसेप्टर्स। ठीक है। अच्छा, पहले इसको, पहले ऊपर वाले को समझा देते हैं। कैरोटिड साइनस में ही बैरो रिसेप्टर्स होते हैं, और आर्च ऑफ एओर्टा में खुद में खुद वो बैरो रिसेप्टर का काम करता है। फिर हमारा कैरोटिड बॉडीज जो है, ठीक है, ये कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, केमिकल चेंजेस पता करते हैं। ठीक है। और कैरोटिड साइनस जो होता है, वो प्रेशर का चेंज क्या हो रहा है वो पता करता है, क्योंकि ब्लड भी तो यहाँ से ऊपर जाता है ना, इस तरह से ऊपर जा रहा होता है। ठीक है। तो प्रेशर यहाँ पे मेन कैसे पता चलेगा इन लोगों को कि चेंज आ रहा है? क्योंकि फ्लो हो रहा है उस तरफ। और एओर्टिक बॉडी क्या होती है? एओर्टिक बॉडी कीमो रिसेप्टर होती है। और आर्च ऑफ एओर्टा में तो ये बैरो रिसेप्टर होता ही है, ये पूरा जो आर्च ऑफ एओर्टा है इसी में। ठीक है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स। ठीक है। इसमें जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स होते हैं आर्च ऑफ एओर्टा में, कैरोटिड साइनस में। अब यहाँ एक क्रेनियल नर्व है 10 और एक क्रेनियल नर्व है 9। ठीक है। इसके बारे में भी फुर्सत से बात करेंगे हम लोग पहले। ठीक है। तो सेंस करता है आर्च ऑफ एओर्टा से भी, थ्रू क्रेनियल नर्व 10, और कैरोटिड साइनस जो इस जगह पे है, ठीक है, इस जगह पर है, इधर से भी सेंस करता है। क्या सेंस करता है? प्रेशर में क्या चेंज आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है, उतना नहीं जानना है, बस वो सुनना है जितना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए प्रेशर कम है, तो वो कौन सेंस कर रहा है? कैरोटिड साइनस सेंस कर रहा है, उसके ऊपर का कीमो रिसेप्टर भी सेंस कर रहा होगा। तो हम लोग सिर्फ कैरोटिड साइनस की बात करेंगे अभी। तो ठीक है। अब जैसे ही प्रेशर कम है, तो क्या होगा? एक एफरेंट एफरेंट नर्व इस तरह से, ठीक है, ये एक तरह से एफरेंट नर्व जो है ये निकल के आई है, इस जगह से कनेक्टेड है, ये ब्रेन को सिग्नल देगी। ठीक है। ब्रेन के मेडुलरी पार्ट, जो भी पार्ट है, ठीक है, जिस भी पार्ट में हमारा प्रेशर सेंसिंग का चीज होती है, उस जगह पे ये सिग्नल देगी। ठीक है। ये क्या हो गया? तो सिग्नल देने के बाद क्या होगा? एक सिंपैथेटिक नर्व हमारे हार्ट के तरफ भी जा रखी है। ये इंपॉर्टेंट है, ये सिंपैथेटिक, और आगे ये वाला पैरासिम्पैथेटिक बताऊंगा। ठीक है। जब ब्लड प्रेशर कम होता है, उसको मेंटेन करता है कौन? सिंपैथेटिक नर्व। ठीक है। अब ये हार्ट को सिग्नल देगी, हार्ट को सिग्नल देगी मतलब ये बोल रहा है कि देखो प्रेशर कम हो गया है, तो हार्ट जाग जाओ, तुम्हें करना क्या है? तुम्हें हार्ट रेट इंक्रीज करना है। तुम्हें करना क्या है? ब्लड वेसल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी, कॉन्ट्रैक्शन पावर बढ़ानी है ना, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कराना है। ठीक है। जिसके जिसके हेल्प की वजह से क्या होगा? तुम्हारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, मतलब एक नॉर्मल कंडीशन में आने की कोशिश करेगा हमारी बॉडी। तो ये फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो बैरो रिसेप्टर मतलब प्रेशर सेंस करके। ठीक है। यहाँ बैरो रिसेप्टर की बात कर रहे हैं, तो हम लोग कीमो रिसेप्टर की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ प्रेशर सेंस की बात कर रहे हैं। मतलब प्रेशर में चेंज आने से कैसे हमारा बॉडी उसको मेंटेन कर रही है। अब अगर मान लो किसी का बीपी कम है, ये EFC, VV ये सब मत देखो, बस देखो जो जो मैं बता रहा हूँ। अब इसमें भी एक एफरेंट आर्टेरियोला है, यहां से गई, ये प्रेशर चेंज, कैरोटिड साइनस से देखा कि प्रेशर में क्या हो गया? बढ़ाव हो गया, बढ़ गया प्रेशर। तो पैरासिम्पैथिक नर्व मतलब वेगस नर्व, ये एक्टिवेट हो जाएगी। ये क्या करेगी? अब सिग्नल देगी हार्ट को, बोलेगी हार्ट रेट कम करो।
फिर ये धीरे धीरे बॉडी में पूरी जगह सिग्नल फैल जाएगा, वेसल वॉल की कॉन्ट्रैक्शन कम करो, मतलब वैसो डायलेशन करा दो। बीपी अगर बढ़ गया है तो वैसो डायलेट करा दो, है ना, पाइप को खोल दो अच्छे से, तो पानी और आराम से निकल जाएगा, वो प्रेशर नहीं दे डालेगा। ठीक है, वीसी कम करना मतलब वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कम करके वैसो डायलेशन कर रहे हैं, तो बीपी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और यही है हमारा बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स, खत्म। इतना ये एनाटॉमी बताया इसके लिए। ठीक है, उसके बाद ये वाला बताया। ठीक है, इतना सिंपल सिंपल टर्म में इसको जान के रखना है। ओके, अब और एक चीज होती है, ये हमारा शॉर्ट टर्म हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो शॉर्ट टर्म में और एक चीज है, वो है कैपिलरी फ्लूइड शिफ्ट। तो ये क्या होता है, एक है बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स, एक है कैपिलरी फ्लूइड शिफ्ट। तो कैपिलरी फ्लूइड शिफ्ट क्या होता है? अच्छा, ये कुछ समझ में आ रहा है? अभी हमने ऊपर यही वाला डायग्राम देखा था ना, तो ये वाला जंक्शन देखो एक बार, ये हर जगह बना हुआ है ना, ये क्या होता है यहाँ पे, इस जगह पे क्या हो रहा होता है? से कैपिलरी खून और इधर वेन उधर आ रहा आपस है। में मिलती। हाँ, आर्टरी और वेन आपस में मिलती है, आपस में मिलकर करती क्या है? हाथ मिलाती हैं सिर्फ कि हाँ भाई चलो पार्टी करने गैसियस चलते हैं। एक्सचेंज न्यूट्रिएंट्स। हाँ, गैसियस एक्सचेंज और न्यूट्रल एक्सचेंज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और क्या हो रहा होता है यहाँ पे? ये बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, वाई, वाई एंड हाउ, क्वेश्चन इज वाई एंड हाउ। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो इस जगह पे जब भी न्यूट्रिएंट एक्सचेंज हो रहा है तो कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन का भी ऊपर नीचे हो रहा है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब तात्पर्य इस चीज से है कि कितना उसमें पानी बच रहा है ब्लड में और कितना पानी नहीं बच रहा है। क्यों? क्योंकि एक एक प्रेशर होता है जिसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, एक होता है ऑनकोटिक प्रेशर। अब ये क्या होता है, इसका खेल है यहाँ पर प्रेशर मेंटेन करने के लिए। ठीक है, ये बहुत ऐसे अजीब अजीब से डायग्राम है, थोड़ा टफ डायग्राम है। अब थोड़ा हम लोग इजी वे में जानते हैं, तो मैं पॉइंट इसका बना देता हूँ। क्या पॉइंट है इसका? 7 नंबर पॉइंट, तो देख लेना रेफरेंस के तौर पे कि मैंने नीचे पॉइंट्स लिख रखे हैं कि किसकी एक्सप्लेनेशन कहां पर है। ठीक है, तो 7 नंबर पॉइंट। ठीक है, मतलब कैपिलरी, स्पेलिंग वेलिंग भूल जाओ, कैपिलरी एक्सचेंज की बात कर रहे हैं पहले। ठीक है, तो कैपिलरी सिस्टम में एक्सचेंज कैसे हो जाता है। ठीक है, तो बोरिंग तो नहीं लग रहा? नहीं तो मैं जल्दी जल्दी खत्म कर दूंगा। ठीक है, नहीं सर, ट्रांसफर क्लियर हो रहा है। फिर उसके बाद जैसे ये होता है हमारा, ये हमारा है, क्या ये कुछ समझ में आ रहा है? कुछ होगा। ठीक है, फिर उसके बाद इस तरह से हमारा एक कैपिलरी कनेक्शन बन गया। ठीक है, ठीक है आर्टरी को मैंने इधर कर दिया? नहीं नहीं, आर्टरी को इधर नहीं करते हैं। क्यों? मैंने ये डायग्राम मैंने सही बनाया था, एक बार बताना। मैंने डायग्राम सही बनाया था ये, मैंने वेन यहां रख दिया था लेफ्ट हैंड साइड में, आर्टरी राइट हैंड साइड में। क्या ये सही डायग्राम है? गलत डायग्राम है ये। क्यों गलत डायग्राम है? बिकॉज फॉरवर्ड फ्लो होता है ना ब्लड का आर्टरी से वेन के तरफ नॉर्मली, क्योंकि यहाँ प्रेशर ज्यादा होता है और यहाँ प्रेशर कम होना चाहिए। ठीक है, और भी बहुत सारे रीजन है, बताता हूँ। तो दिस शुड बी द डायरेक्शन, तो डायग्राम गलत है। ठीक है, ओके, तो क्या सही डायग्राम होगा? आर्टरी इस तरफ आएगी। ठीक है, तो आर्टेरियोल ऐसे ऐसे करके, बड़ा ही बेकार डायग्राम बन रहा है। फिर ऐसे, ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर्टरी वाला एंड, ये हो गया वेन वाला एंड। ठीक है, हाँ, अब इसमें क्या हो रहा होता है, यहां से ब्लड फ्लो करके आ रहा होता है, आएगा, ऑब्वियस ही बात है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे देखो बीपी जो है हमारा हाई है आर्टरी वाले एंड पे। ठीक है, ये हाई प्रेशर में होता है क्योंकि डायरेक्टली हार्ट से फ्लो होते होते आर्टेरियल्स में आ रहा होता है, एओर्टा से लेके लार्ज आर्टरी से लेके स्मॉल आर्टरी, मॉडरेट आर्टरी, ऐसे करते करते आ रहा है। ठीक है, अब आ रहा है तो यहाँ पे कुछ होगा, इस जगह पे प्रेशर, कौन सा प्रेशर कितना होगा? अगर मैं बोलूं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑस्मोटिक प्रेशर, इन दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे कौन सा ज्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होगा यहाँ पे।
ठीक है, इस याद रखना आर्टरी के एंड पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब पानी की वजह से प्रेशर ज्यादा है बस। ठीक है, ओके। अब अगर यहाँ पे प्रेशर ये वाला ज्यादा होगा तो क्या होगा, अल्टीमेटली जो एक्सेस वाटर है वो बाहर की तरफ आना चाहेगा, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और पता नहीं क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि कैपिलरी के यहाँ पे ही तो एक्सचेंज हो रहा होता है ना। एक्सचेंज इस जगह पे होना शुरू होगा, बताते हैं। तो ये पानी जो निकल रहा है ब्लू कलर से दिखा है, तो कहाँ जाएगा ये पानी, किस जगह पे जाएगा, इंटरस्टिशियल इसको क्या, सेल्स में। इंटरस्टिशियल सेल्स, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, ठीक है, या इंटरस्टिशियल स्पेस में जो है वहां पे जाएगा। ठीक है, ओके। और एक चीज याद रखना कि यहाँ पे एक और चीज प्रेजेंट होती है, वो था लिम्फ वेसल। डायग्राम ऐसे ही उठपटांग बना रहा हूं मैं, थोड़ा सा उल्टे सीधे डायग्राम है, अच्छे से क्लियर डायग्राम नहीं बना है। ठीक है, तो ऐसा मत बोलना कि भाई क्या डायग्राम है समझ नहीं आ रहा, बस सुनो। ठीक है, तो यहां तक दिक्कत नहीं है। ओके, अब यहां पर ये वाला पोर्शन क्या है, ये हमारा कैपिलरी वाला पोर्शन, कैपिलरी बेड। ठीक है, इस जगह पे क्या होता है, इस जगह पे जो बीपी होता है हमारा, वो ऑलमोस्ट थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में कम होता है कैपिलरी एंड पे। ठीक है, बट इन सब जगहों पे क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन किसका, सल्यूट का। कौन सा सल्यूट, कैसा सल्यूट, सॉल्ट्स। ब्लड के अंदर तो सॉल्ट्स भी होते हैं ना, प्लाज्मा प्रोटीन होता है, प्लाज्मा प्रोटीन। खाली ब्लड ऐसा तैर रहा है लाल रंग का, ऐसा तो कुछ नहीं है, उसमें ब्लड सेल्स भी होते हैं, ये सब चीज तो उसका कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करती है। ठीक है, तो इस जगह पे क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन हाई होगा, क्योंकि यहाँ एक्सचेंज हो रहा होता है। ठीक है, ये स्पेसेस में। ओके, अब इसके जैसे ही आगे बढ़ेगा ब्लड, ऐसे आगे बढ़ रहा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑनकोटिक प्रेशर बढ़ जाएगा। मतलब अगर मैं ये ऐसे लिखूं और ऐसे लिखूं, तो ऑनकोटिक प्रेशर, ऑनकोटिक प्रेशर किसके वजह से होता है, मोस्टली प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से। ये सब जो बात बोल रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये प्लाज्मा प्रोटीन्स की वजह से मैक्सिमम ऑनकोटिक प्रेशर होता है। ठीक है, तो इस जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड होगी ये सारी चीजें। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, ये जो प्रेशर वाला पार्ट है, ठीक है, अब ये क्या करेगा ना, बेसिकली ऑनकोटिक प्रेशर यहां ज्यादा होने का मतलब क्या है, यहां जो हमने यहां जो हमने ब्लड वॉल्यूम लूज की थी नॉर्मली, अब ये वापस अंदर की तरफ आना जाएगी। क्यों, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम भी मेंटेन करना है। देखो यही खेल है, कैपिलरी के समय एक्सचेंज हुआ, अब यहां आके पानी को अंदर भी लेकर आओ। कौन कर रहा है ये हेल्प, ऑनकोटिक प्रेशर। ठीक है, ये अपनी तरफ पानी को लेकर आता है, इस प्रेशर का वेरिएशन ही ऐसा होता है, पानी अपने खुद ब खुद अंदर आना शुरू होगा। ठीक है, ओके। फिर से ब्लड क्या होगा, अपना नॉर्मल डाइल्यूशन में चला जाएगा। इस जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड था, अब यहाँ पे नॉर्मल जैसा यहाँ था वैसा यहाँ भी हो जाएगा, उस प्रेशर का डिफरेंस होगा, यहाँ प्रेशर ज्यादा था ब्लड प्रेशर, और यहाँ ब्लड प्रेशर कंपैरेटिवली आर्टेरियल के कंपैरेटिवली कम होगा। ठीक है, हाँ। बाकी जो गैस एक्सचेंज होती है वो किस मेथड के थ्रू होती है, ये एमसीक्यू है। कौन सा मेथड है जिसके थ्रू गैस एक्सचेंज होगी, डिफ्यूजन। 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 डिफ्यूजन, डिफ्यूजन। ठीक है, ओके। तो डिफ्यूजन के थ्रू क्या क्या चीज हो रहा होगा, ऑक्सीजन का एक्सचेंज, CO2 का एक्सचेंज, ग्लूकोज का, ठीक है, वाटर का। ठीक है, किस कहां पे ये एक्सचेंज किस जगह पे हो रहा है, इसके आसपास सेल्स हैं, इसके आसपास सेल्स है ना, सेल्स में कुछ फंक्शन हुआ होता है, कुछ काम हुआ होता है, उसके वजह से तो बाई प्रोडक्ट रिलीज होते हैं, CO2 रिलीज होता है, सेल्स को ग्लूकोज चाहिए होती है तो ये ग्लूकोज देगा, CO2 इसको अब नहीं चाहिए, इसको बाहर निकाल देगा। ठीक है, सिंपल। तो ये है हमारा कैपिलरी एक्सचेंज। ठीक है, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, आई होप कैपिलरी एक्सचेंज समझ में आया होगा। आगे यस। बढ़ूं मैं, सर सर एक हाँ चीज बोलो, पूछना था। ये पूछिए। ग्लूकोज डिफ्यूजन के जो होता है वो डिफ्यूजन की वजह से होता है। डिफ्यूजन तो नहीं गैस। नहीं 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 नहीं, डिफ्यूजन की वजह से नहीं होता है, ये तो मैंने ऐसे लिख दिया है, गैस एक्सचेंज होता है। ठीक है, ये तो एक्टिव हम्म। प्रोसेस है, इसके लिए एटीपी चाहिए होता है ना, एटीपी, और इसके लिए एक स्पेसिफिक इस तरह का एक GLUT नाम का एक ऐसे करके ट्रांसपोर्टर होता है। ठीक है, वो जी वही मैंने बाद कहा। में डिटेल में आएंगे। ठीक है, थैंक यू ठीक है। फॉर हाईलाइटिंग दैट पॉइंट। ठीक है, ये वाला पोर्शन इसको ऐसे मत लिखो, वो जल्दी जल्दी में मैंने बोल दिया, डिफ्यूजन। ठीक है, और वाटर ऑस्मोसिस से। ठीक है, थैंक यू। ऐसे पॉइंट आउट करते रहना। ओके, फ्लो फ्लो में हो जाता है सब।
चलो अब आगे बल चढ़ते हैं हम लोग कैपिलरी शिफ्ट में। तो कैपिलरी फ्लूइड शिफ्ट, कैपिलरी एक्सचेंज क्या हो रहा था मैंने बता दिया। अब इसकी वजह से प्रेशर में वेरिएशन कैसे आ रहा है, मान लीजिए कैपिलरी फ्लूइड शिफ्ट जो मैकेन फिनोमेना होता है, इसमें क्या होता है, कभी भी अगर मान के चलो कि प्रेशर जो है, वेन एवर देर इज एन इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, मोर फ्लूइड इज फिल्टर्ड थ्रू द कैपिलरी वॉल इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस। मतलब अनकंट्रोल्ड प्रेशर है, जिसके वजह से क्या होगा, जितना पानी होना चाहिए नॉर्मली अंदर, उतना ना रह के सारा ही बाहर आ जा रहा है। इसके वजह से क्या होगा, इसको बोलते हैं कैपिलरी फ्लूइड शिफ्ट। मतलब अब ये ना ही इसका ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन कर पा रहा है, जिसके वजह से क्या होगा, हमारे ब्लड वॉल्यूम ऑब्वियस ही बात है कम होने लगेगा। ठीक है, प्रेशर में दिक्कत आएगी, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये था हमारा कैपिलरी फ्लूइड शिफ्ट फिनोमिना। और इसको मेंटेन कौन करता है, कैपिलरी एक्सचेंज मैकेनिज्म। ठीक है, अगर वो खराब नहीं हुआ होता। ओके, अब लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। ठीक है, अब सीधा आते हैं हम लोग लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। लॉन्ग टर्म में क्या है, ये है रैस। अब ये रैस का ही क्या पार्ट है, और ये थोड़ा सा दे। एडीएच ही रैस का भी पार्ट है। ठीक है, और थर्स्ट मैकेनिज्म भी रैस का पार्ट है। और एएनपी जो है वो इसके साथ में एक्सप्लेन करूंगा। तो सीधा कहाँ पे आते हैं चल हम रहा लोग, है? कोई अपना क्या ना सर माइक रिक्वेस्ट है? कर दीजिए। थोड़ा सा ना रिदम ब्रेक हो जाती है अगर ऐसे बीच में माइक ऑन होता है ना, थोड़ा सा दिक्कत होती है। बुरा मत मानिएगा, बट थोड़ा माइक बंद कर दीजिए, आई कैन रिक्वेस्ट दैट। ठीक है, तो ये वाला चीज देखा है, ये वाला डायग्राम तो देखा ही है ना। इस डायग्राम को, ये तो देखा देखा डायग्राम लग रहा है। अरे भाई क्या हो गया, यस सर। कहाँ चला गया ये डायग्राम, हाँ ये था। ठीक है, ये डायग्राम तो देखा ही है, कभी तो यस देखा है सर। ना ये डायग्राम। हाँ हाँ। तो अब ये इससे क्या पता चल रहा है, इसमें एक लीवर बना है, लंग बना है, शुरुआत कहाँ से हो रही है हमें यही नहीं समझ में आएगा, है ना। तो एक सीक्वेंस है ना ये स्टेप्स की, तब अगर हमें फ्लो पता होगा तो हम वो कभी नहीं भूलेंगे, एग्जाम में धड़ाधड़ हमें याद आ जाएगा कि भाई कहाँ पे क्या चीज थी। तो ये जो लॉन्ग टर्म वाला पॉइंट था, 7 नंबर पॉइंट है लॉन्ग टर्म, नीचे एक्सप्लेन करते हैं। पहले यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब पहला ये जो रैस है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। क्या है ये, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन, स्पेलिंग देख लेना, सिस्टम। मैं इतना स्पेलिंग में फोकस नहीं करता, मेरे लिए कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा क्या चीज है इसकी, ये लॉन्ग टर्म मैकेनिज्म है। स्पेलिंग अगेन देख लेना। ठीक है, इसको अगर हम एक लाइन में बोले तो ये क्या है, इट इज अ हार्मोनल सिस्टम। हार्मोनल सिस्टम, इसमें मोस्टली हार्मोन ही काम आ रहे हैं। एंजियोटेंसिन क्या है, हार्मोन है कि नहीं है, एंजियोटेंसिन क्या है, हार्मोन है। यस, एंजियोटेंसिन इज हार्मोन। क्यों, क्योंकि वो पेप्टाइड से बना है। कैसी पेप्टाइड, 10 अमीनो पेप्टाइड, एंजियोटेंसिन 1। ठीक है, आगे बात करते हैं उसके बारे में। ओके, तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं सीधा, ये किडनी होती है, किडनी ऐसे होती है राजमा की शेप की, है ना, इस तरह से, कुछ इस तरह से किडनी होती है। ठीक है, डायग्राम बड़े गंदे बन रहे हैं मेरे। तो ये हो गया हमारा किडनी। ठीक है, अब इसी के अंदर, बाजू में नहीं, इसी के अंदर एक चीज होती है। वो कैसी चीज होती है, वो इस तरह की कुछ होती है, ऐसे करके बना होता है, फिर ऐसे ऐसे करके होता है। ये क्या होता है, ये कुछ होता है ये ऐसे। लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, कलेक्टिंग डक्ट, और ये आपका पूरा एक बार पीसीटी में बोल देते हैं, डीसीटी नेफ्रॉन होता है। ठीक है, नेफ्रॉन। हाँ। अब यहाँ पे ये एक आर्टेरियल आ रहा होता है, ये इफरेंट एंड एफरेंट नाम के आर्टेरियल, ये एफरेंट आर्टेरियल या इफरेंट आर्टेरियल, ये सबको पता है हमें। ठीक है, हाँ। अब हो क्या रहा होता है यहाँ पे, सेंस, सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम का, वो है किडनी। उसमें भी नेफ्रॉन सबसे पहले ये सेंस करता है। क्या सेंस करता है, कौन सा पार्ट सेंस करता है, वो है हमारा एफरेंट आर्टेरियल। ठीक है, हमारा एफरेंट आर्टेरियल वॉल। ये क्या करते हैं, ये हम यहाँ पे ना सेल्स होते हैं, उसको बोलते हैं जेजी सेल। जिन्होंने रीनल सिस्टम पढ़ा होगा उन लोगों को भी मैंने ये बताया था। ठीक है,
तो ये प्रोड्यूस क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं प्रो रेनिन, मतलब इनएक्टिव फॉर्म ऑफ रेनिन। ठीक है, ओके। ये एक्टिव कब होगा, मान लो बीपी है, ठीक है, इस जगह पे बीपी बढ़ गया, ये सेंस किया इसने, बीपी बढ़ गया, तो क्या होगा, ये किसको एक्टिवेट करेगा, ये एक्टिवेट करेगा जेजी सेल को। ठीक है, जेजी सेल जैसे ही एक्टिवेट हो जाएंगे, एक्टिवेट होने के बाद क्या हो जाएगा, ये एक्टिवेशन की वजह से ये जो प्रो रेनिन है, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा रेनिन में, मतलब एक्टिव फॉर्म। ठीक है, दिस इज एक्टिव फॉर्म। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब एक और चीज होती है हमारे बॉडी में, वो होता है इस तरह का एक पार्ट जिसको हम लोग बोलते हैं लिवर। ठीक है, लिवर। तो लिवर से रिलीज क्या होता है, ये रेनिन जो है ये एंजियोटेंसिन पे एक्ट करता है, एंजियोटेंसिनो जेन पे एक्ट करता है, ये लिवर से रिलीज होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है जैसे ही इसके ऊपर एंजियोटेंसिनोजेन के ऊपर रेनिन काम करता है, ये कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन 1 में। ओके, तो ये जो एंजियोटेंसिन 1 है, ये क्या है, एंजियोटेंसिन, मैं छोटा सा लिख दे रहा हूं, 1 जो है ये पेप्टाइड है, ये इंपॉर्टेंट है पार्ट, 10 अमीनो एसिड का, इट इज अ हार्मोन। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितनी अमीनो एसिड, 10 अमीनो एसिड पेप्टाइड। ठीक है, ओके। अब एक और पार्ट होता है हमारे बॉडी में जो इस तरह का दिखता है। ठीक है, ये क्या है, इसे क्या कहते लंग्स, हैं, लंग्स। ठीक है, तो इसमें से रिलीज होता है एस, एसी, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजाइम। ये कन्वर्ट करता है एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में। ठीक है, कन्वर्ट कर दिया, ओके। एंजियोटेंसिन जो 2 है, ये क्या है, ये 8 अमीनो एसिड, मतलब पेप्टाइड ऑफ 8 अमीनो एसिड, इसमें 8 अमीनो एसिड रह जाते हैं, इसलिए ये 2 कहलाता है, और उस वाले में 10 थे, 1 वाले में। ठीक है, ओके। अब मेन जो खेल होगा वो इसके वजह से होगा। ठीक है, एंजियोटेंसिन 2, नाउ ही इज द बॉस। व्हाट इज गोइंग टू डू, ये क्या करेगा, ये ये वेसल्स को, हमारी जो ब्लड वेसल्स है, ठीक है, हमारी जो ब्लड वेसल्स है, 9 तो बच गए क्या, हमारी जो ब्लड वेसल्स है इनको स्टिमुलेट करेगा। ठीक है, कौन स्टिमुलेट करेगा, ये एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा। इन दी सिस्टमिक आर्टेरियल्स, या फिर डिस्टेंस आर्टेरियल जहां पे जरूरत नहीं है, ठीक है, अभी ब्लड की। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या करेगा, ये प्रमोट करेगा सोडियम रीअब्जॉर्प्शन। साथ बाय साथ क्या हो जाएगा, अगर सोडियम रीअब्जॉर्प्शन होगा तो वाटर रिटेंशन, वाटर ब्लड रिटेंशन। वॉल्यूम को मेंटेन करना है। ठीक है, ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करना है। अब ये हमारे एड्रिनल ग्लैंड पे भी काम करता है, ये इस तरह से एड्रिनल ग्लैंड है। ठीक है, इस तरह से एड्रिनल ग्लैंड है। तो ये एड्रिनल ग्लैंड पे क्या काम करेगा, ये एड्रिनल ग्लैंड को बोलेगा तुम एक काम करो, एल्डोस्टेरॉन निकालो। अगेन अगर ये एल्डोस्टेरॉन रिलीज कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये फिर से ये किडनी को ही एक तरह से प्रमोट कर रहा है फॉर मेंटेनिंग सोडियम एंड वाटर, है ना, यही तो फंक्शन है इसका। ठीक है, अब और क्या करता है, ये सारा इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, वरना इतना एनर्जी क्यों वेस्ट करूंगा। ठीक है, तो ये अगर हम लोग देखें सीएनएस, सीएनएस पे, ये सीएनएस पे क्या करेगा, हाइपोथैलेमस होता है यहाँ पे,
ठीक है, ये हाइपोथैलेमस को क्या बोलेगा, बोलेगा थर्स्ट बढ़ाओ, पानी की प्यास बढ़ाओ। वाटर इनटेक ज्यादा होगा तो वॉल्यूम मेंटेन होगा, ये थर्स्ट मैकेनिज्म हो गया। ठीक है, अब हमारे सीएनएस में ही एक जगह होती है जो पिट्यूटरी होती है, पोस्टीरियर पार्ट। ठीक है, तो ये पोस्टीरियर पार्ट को क्या करेगा, बोलेगा रिलीज करो तुम एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन। फिर ये आईडीएच भी क्या करता है, ये वाटर रिटेंशन कराता है किडनी के थ्रू। ठीक है, ओके। और क्या उसमें, और क्या काम की चीज होगी, वो ये होगा, ये जो एंजियोटेंसिन और एंजियोटेंसिन 2 है, ये डिक्रीज करता है दी सेंसिटिविटी ऑफ बैरोरिसेप्टर, क्योंकि बैरोरिसेप्टर भी एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है तो वो डिस्टर्ब करेगा प्रेशर मेंटेन करने के लिए। तो इसीलिए चुप, उसको बोलता है चुप रहो तुम, अभी तुम्हारा कोई काम नहीं है, अभी आई एम द बॉस। ठीक है, तो इसलिए उसको चुप होने के लिए बोल देता है, बोलता है कि अब लेट मी सी, तुमको सडन काम के लिए रखा गया, तुम सडन काम ही करो। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा का पूरा, क्या बोलते हैं हम लोग, रेनिन एंजियो, बाप रे ये क्या हो गया, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म। अच्छा, अब इसमें एक चीज ये ध्यान रखने की है, ये जो एंजियोटेंसिन 2 है, ये बहुत कम समय के लिए होता है, इसकी जो हाफ लाइफ होती है ये 1 से लेके 2 मिनट के लिए होता है बस, प्रोड्यूस होने के बाद बॉडी में जैसे प्रोड्यूस हुआ 1 से 2 मिनट तक रहता है। ठीक है, और ये डिग्रेड किस किस में कर जाता है, एंजियोटेंसिन 3 या फिर 4 में, जो कि बहुत लेस इफेक्टिव होते हैं, लेस इफेक्टिव। ठीक है, इफेक्टिव यही है, और इसका लाइफ भी इतनी होती है, फिर दोबारा बॉडी प्रोड्यूस कर रही होती है, तो कॉन्स्टेंटली चल रहा होता है। तो अल्टीमेटली हमारी हाइपरटेंशन, अगर मान लो ये जो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन मैकेनिज्म है, जो नॉर्मल हेल्दी बॉडी है, ठीक है, उसमें काम कर रहा है, पर किसको हाइपरटेंशन होगी, जिसमें या तो ये ओवर एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, ओवर एक्टिव, या फिर इन अप्रोप्रिएट, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, हाइपरटेंशन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, मतलब ठीक से काम नहीं कर रहा है या फिर बहुत ज्यादा काम कर रहा है। ठीक है, ओके। तो यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है, तो अब सीधा ये वाला डायग्राम देख लेते हैं। ये देखो, यही यही इस डायग्राम में बताया गया, जो कि मैंने वहां नीचे एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, टाइम बहुत हो गया है, 1 घंटा तो इसी में लग गया, कहाँ गए, जल्दी से इसको खत्म करते हैं। अब है वेरिएशन इन द ब्लड वॉल्यूम, है ना, ये जो ब्लड वॉल्यूम है हमारी बॉडी के अंदर, इसमें वेरिएशंस आते हैं। कैसे वेरिएशंस आते हैं, कैसे ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, अगर फिजियोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, प्रेगनेंसी में बढ़ता है ब्लड वॉल्यूम, नॉर्मल सी बात है। हम हाई ऑल्टीट्यूड में जाते हैं तो बॉडी उसको अडेप्ट कर रही होती है, इसलिए ब्लड वॉल्यूम बढ़ा देती है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा सांस लेना इंसान स्टार्ट करता है, उसको ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, है ना। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में ब्लड वॉल्यूम बढ़ती है, रीनल फेलियर में भी ब्लड वॉल्यूम बढ़ती है। ठीक है, एक टाइम आता है, अलग अलग स्टेजेस है। फिर डिक्रीज किस किस में होती है, अगर मान लो खून लॉस हो गया, है ना, हिमरेज हो गया, हाइपोवॉल्यूमिया बोलेंगे जिसको, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो गई, डिहाइड्रेशन में, है ना, बर्न्स में, किसी को अगर जल गया है उस केस में भी होता है, एंड सीवियर डायरिया एंड वॉमिटिंग। 1 मिनट मैं पानी पी लेता हूँ। ओके, तो इन सब केस से क्या है, ब्लड वॉल्यूम लॉस हो रही होती है, मतलब डिक्रीज हो जाती है। तो ये है वेरिएशन इन द ब्लड वॉल्यूम। अब है क्लिनिकल कोरिलेशन, अगर हम बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया, इसका मतलब क्या है, हिमेटोक्रिट वैल्यू बढ़ गई है, मतलब ब्लड विस्कोसिटी बढ़ गई, मतलब गाढ़ापन आ गया, बहुत ज्यादा आरबीसी बन रहे हैं। एनीमिया, एनीमिया में क्या होता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, मतलब आरबीसी की क्वांटिटी कम हो रही है। फिर हाइपोवॉल्यूमिया, उसके वजह से शॉक हो सकता है अगर मेंटेन ना किया जाए। हाइपरवॉल्यूमिया कैसे, इडिमा हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है। बहुत ज्यादा वॉल्यूम कॉन्स्टेंटली रहेगी, मेंटेन नहीं कर पाएगी बॉडी, तो क्या होगा, हाइपरटेंशन होगा, इडिमा हो जाएगा। जो बताया ना कैपिलरी एक्सचेंज सिस्टम, उसी के थ्रू तो इडिमा होगा, पानी बाहर बाहर रिसता रहेगा, है ना, कहाँ रिसेगा पानी, कहाँ जाएगा। अगर हम लोग के बॉडी में प्रेशर अगर कॉन्स्टेंटली हाई रहा तो पानी कहाँ जा रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, इंटरस्टिशियल हाँ स्पेस, इंटरस्टिशियल स्पेस में, है ना, स्पेस। सिंपल सी बात है।
ठीक है, ये किसी भी हाल में भूलना नहीं है, बहुत 100% की चीज है। ठीक है, जो अक्सर हम लोग कंफ्यूज रहते हैं, भूल जाते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई दिमाग में रखना है। थोड़ा डायग्राम ऐसा बना था, उसके लिए माफ करना आप लोग। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेजर कैसे करेंगे, है ना। अगर हम लोग मेजरमेंट की बात करें तो मेजर कैसे करेंगे, है ना। कैसे मेजर करेंगे, बहुत तरीके हैं मेजर करने के। उसमें से एक तरीका है एवांस ब्लू डाई। ठीक है, आई बोल रहा था मैं। ये क्या है, ये बेसिकली कुछ नहीं है। ये जो डाई है ना, ये बाइंड करती है एल्बुमिन के साथ, एल्बुमिन। ठीक है, और यही मेजर किया जाता है। ब्लड वॉल्यूम, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, अब ये जो बेसिकली इंडिकेटर मेथड है, इसमें क्या C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2, वही जो केमिस्ट्री का फॉर्मूला था, ये कभी पूछा नहीं जाएगा, बस ये डाई का नाम थोड़ा याद रखना। प्लाज्मा वॉल्यूम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और आरबीसी वॉल्यूम कैसे करते हैं, रेडियो एक्टिव क्रोमियम से, बस। ब्लड वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, कि ब्लड वॉल्यूम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला प्लाज्मा डिवाइड बाय 1 माइनस हेमाटोक्रिट वैल्यू, बस इतना जानना है। इसमें कोई डिटेल में मैथमेटिक्स नहीं जाननी, कोई ज्यादा अंदर नहीं घुसना। चाहो तो इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री भरी पड़ी है, किताबें खोल के देखोगे तो बहुत कुछ है जिसका कोई फायदा ही नहीं है। ठीक भाई, इतना ये चीज, कुछ कुछ चीजें हमें सिर्फ दिमाग में रखनी होती है। ठीक है, ओके, एमसीक्यू पे मूव ऑन करें, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को। शall I move on to the MCQ? यस अब इसी टॉपिक से सर। रिलेटेड MCQ होंगे। हाँ बोलिए। सर, ये आपने बताया था ना, रैस सिस्टम के थ्रू थर्स्ट सेंटर एक्टिवेट हो जाता है हिपोथैलेमस से। हम्म, तो हाँ। इसका क्या मतलब है कि जब भी हमें प्यास लगती तो रैस सिस्टम इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है? नहीं, अब हमेशा नहीं, नहीं मतलब नहीं। देखो, हाइपोथैलेमस जो है वो यूजुअली हमारे बॉडी में थर्स्ट सेंटर है। तो थर्स्ट सेंटर बेसिकली क्या करता है कि हमारे बॉडी को टाइम टू टाइम याद दिलाता रहता है कि देखो पानी पीना है, पानी पीना है, ब्लड वॉल्यूम मेंटेन करने के लिए। पर ये कब एक्सेसिव एक्टिवेट होता है, जब हमारे बॉडी को शॉक मिला होता है। मतलब लॉन्ग टर्म वाला की बात क्या कब कर रहा हूं मैं, जब हमारी बॉडी इमरजेंसी कंडीशन में जा चुकी है कि भाई अब हमें मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो नहीं चलेगा। वरना ये जो छोटी मोटी चीज होती है, छोटा मोटा प्रेशर का वेरिएशन, ये कौन, बाकी जो सबॉर्डिनेट हाइपोथैलेमस हो गया, अगर सिंगल सिंगल बात करें, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, किडनी हो गई, एक एक करके अपना मेंटेन करते रहते हैं। जब इकट्ठा के लोग काम करना शुरू करते हैं ना एकदम इमरजेंसी कंडीशन में, तब ये पूरा मैकेनिज्म हाइपर एक्टिवेट हो जाता है। हालांकि ये एक्टिवेट रहता है, ऐसा नहीं है कि ये शांत बैठा हुआ है, क्योंकि हमारे बॉडी में हमेशा वॉल्यूम का वेरिएशन आता ही है, पर इतना मेजर नहीं आता है। मेजर कब आएगा, जब आप डिहाइड्रेशन में हो। अब मान लो आपको एक हफ्ते से डायरिया हो जा रहा है, आपने आपकी ब्लड वॉल्यूम आप मेंटेन ही नहीं कर रहे हो, क्या ये एक्टिवेट नहीं होगा, होगा। आपको आपका पैर, भगवान ना करे किसी का पैर कटे, चोट लग गई, खून निकल रहा है, ठीक है, बह जा रहा है, बहे जा रहा है, बहे जा रहा है, उसको रोक नहीं रहे, कौन एक्टिवेट होगा, ये एक्टिवेट होगा कि नहीं होगा, होना पड़ेगा इसको एक्टिवेट। ठीक है, पर वो क्या करेगा एक्टिवेट होकर भी, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम तो रिलीज हो ही जा रही है, पर फिर भी बचाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब हम जब निराश होते हैं, हताश होते हैं, तो याद रखना हमारे बॉडी में इतने सारे सेल, इतने सारे ऑर्गन हमें बचाने के लिए काम कर रहे होते हैं। तो लाइफ इज लाइक दैट। ठीक है, यहां तक अब कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़े। यस यस। ओके, थोड़ी बीच में फिलोसॉफी भी दे दी मैंने। ठीक है, तो अब एमसीक्यू पे आते हैं हम लोग। ये एमसीक्यू इसी टॉपिक से रिलेटेड है, तो अच्छे से आप लोग आंसर्स भी दे पाओगे और मजा भी आएगा सॉल्व करने में। तो सबसे पहला क्वेश्चन, किसी को भूख नहीं लगी है क्या। कनेक्टिव टिश्यू। और कनेक्टिव टिश्यू। अब मैंने तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा, किसी को भूख नहीं लगी है, सबको क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, यहाँ मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तो ब्लड इज डिस्क्राइब्ड एज कनेक्टिव टिश्यू। ओके, अब ये इसका आंसर, द फ्लूइड पोर्शन ऑफ ब्लड कंटेनिंग क्लॉटिंग फैक्टर। बताइए। प्लाज्मा। प्लाज्मा। प्लाज्मा कंस्टिट्यूट अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल वॉल्यूम। बहुत अच्छे से बता 45%। दो, कौन सा। 55। 55। 55%। द मोस्ट अबांडेंट प्लाज्मा प्रोटीन इज, सबसे ज्यादा प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा होता है। एल्बुमिन। एल्बुमिन। सी। एल्बुमिन।
क्यों ग्लोबुलिन क्यों नहीं? ग्लोबुलिन भी तो हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? ऐसा क्या है, क्या क्या ग्लोबुलिन ने पाप की वो नहीं हो सकता? एल्बुमिन का ही लॉस होता है ज्यादातर सर, तो ठीक है, एल्ब्यूमिन का लॉस होता है ज्यादातर, ठीक है, अच्छी बात है, एल्ब्यूमिन। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन है, नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम इन एन अडल्ट मेल इज अप्रोक्सीमेटली 5 से 6 5 to 6 liter. वेरी गुड। ब्लड वॉल्यूम पर किलोग्राम बॉडी वेट इन अडल्ट्स इज अबाउट 70 ml per kg. वेरी गुड। हेमाटोक्रिट इज डिफाइंड एज, क्या होगा इसका आंसर? परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा परसेंटेज ऑफ प्रोटीन। आरबीसी, परसेंटेज ऑफ आरबीसी RBC वॉल्यूम in blood. C. सही है। नॉर्मल हेमाटोक्रिट वैल्यू इन अडल्ट मेल्स इज अप्रोक्सीमेटली 35. कितना? 45. 45। 45. 45. Veins are called capacitance vessels because they contain least blood volume, most blood volume, highest pressure, maximum resistance. क्या होगा आंसर? अभी पढ़ाया। Most blood. वेरी गुड, मोस्ट ब्लड वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट। अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ, आगे बढ़े हम, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। ओके, अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ ब्लड वॉल्यूम इज प्रेजेंट इन सिस्टमिक वेन्स एंड वेन्यूल्स? अभी बताया था ना मैंने, सबसे पहला पॉइंट वही बताया था, वो जो झिल्ली वाला डायग्राम था उसी के पास में, इसलिए ध्यान से देखना होता है। 64. 64, वेरी गुड। 64 से 70 भी अगर आएगा तो सही होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ब्लड? ब्लड का कौन सा फंक्शन नहीं होता? प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। Of antibodies. क्यों प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज क्यों नहीं होता? मतलब कोई तो रीजन होगा ना इसका। Regulation of body temperature. वाह, वही रेगुलेट तो करता है ना बॉडी टेम्परेचर ब्लड, या इसका फंक्शन नहीं होगा? तो जिसने ये बोला है कि प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, सही आंसर बोला है, पर क्यों? एंटीबॉडीज तो हमारे ब्लड ब्लड में ही होती है ना, पर अलग अलग पार्ट से भी सर प्रोडक्शन प्रोडक्शन नहीं नहीं होता, होता है ना, बट प्रोडक्शन नहीं होता, कैरी करता है। कैरी करता है। ठीक है, ओके, ट्रांसपोर्ट करता है। क्या उसके अंदर के सेल प्रोड्यूस नहीं करते हैं? प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस नहीं करते हैं? प्लाज्मा सेल कहाँ होते हैं? ऑब्वियसली बात है, जाके चेंज होते हैं। ये इसका पूरा एक मतलब लीनिएज है, सेल्स की लीनिएज होती है, वो बताऊंगा बाद में, तब समझ में आएगा। तो आंसर एकदम सही बोला जिसने ये बोला, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ब्लड। ठीक है, ओके। प्लाज्मा ऑन्कोटिक प्रेशर इज मेनली ड्यू टू एल्बुमिन। एल्बुमिन सर। Albumin. एल्बुमिन। A decrease in blood volume is termed as, easy है, हाइपोवोल्यूमिक। Hypovolemia. which condition is associated with increased blood volume?